शुरू करते हैं। देखिए क्लास आज की, और आज की जो क्लास है वो है शिक्षण विधियां। और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये जो टॉपिक है ये कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सुपर टेट में भी अलग से इसका सेगमेंट है, सी टेट है, यूपी टेट हो, कोई सा भी। तो किसी भी प्रकार की शिक्षण भर्ती के लिए अनिवार्य टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि क्या होती हैं शिक्षण विधियां। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है शिक्षण। तो याद कीजिए, जब हमने शिक्षण आपको चर्चा की थी तो शिक्षण का मतलब बताया था कि इसमें एक और तो होगा अध्यापक। कौन होगा जी? अध्यापक। और इसमें एक और होंगे विद्यार्थी। कौन होंगे? एक और होंगे विद्यार्थी। ये जो अध्यापक है इसी का पक्ष होता है शिक्षण, और अध्यापक द्वारा इस विद्यार्थी के अधिगम को कराने के लिए जो भी कुछ किया जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, एक विद्यार्थी को अधिगम करना है, उस विद्यार्थी को अधिगम करवाने के लिए एक शिक्षक जो भी कुछ करेगा वो शिक्षण कार्य कहलाएगा। सामान्य भाषा में हम ये समझ सकते हैं। और मैंने बताया भी था, पार्टी शार्टी हो गया, कोल्ड ड्रिंक रखी पीछे कैसे, अच्छे हैं, कोई बात नहीं। मैंने बताया भी था आपको कि शिक्षण का संकुचित अर्थ जो लिया जाता है वो स्कूली क्लास से लिया जाता है। शिक्षण का जो संकुचित अर्थ है वो क्या है? कक्षा कक्ष के माहौल से है। एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। टीचर उस सिलेबस को स्टूडेंट तक पहुंचाए, यह शिक्षण कार्य है। लेकिन यह संकुचित स्थिति का अर्थ है। अगर इसी को हम व्यापक रूप से देखते हैं कि पूरी जिंदगी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके साथ शिक्षण कार्य चलता रहता है, चाहे वो आप परिस्थितियों से सीखें, चाहे आप अपने बड़ों से सीखें, चाहे आप अपने गुरुजनों से सीखें, किसी से भी सीखें। तो शिक्षण कार्य का मतलब यहां पर यह है कि एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया बननी चाहिए। इस अंतःक्रिया बनने से होगा क्या? तो दो बातें मैंने आपको बताई थी। पहली, एक तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की क्या होगी, हमें प्राप्ति होगी। अगर बॉन्डिंग बनती है तब, मान लीजिए मैं यहां पर कैसे भी पढ़ाता रहूं, आपको कितना भी मैं बोलता रहूं और आप तक मेरी बोली हुई बात आपके मस्तिष्क तक ना पहुंचे, मेरी और आपकी बॉन्डिंग ना बन पाए, तो शिक्षण कार्य सफल नहीं माना जाए। होगा ही नहीं जी, होगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण अध्यापक का पक्ष होता है। अध्यापक अपने विद्यार्थी को सिखाने के लिए जो भी कुछ करेगा वो शिक्षण कार्य है, और यह शिक्षण कार्य तभी सफल माना जाएगा जब अध्यापक की विद्यार्थियों से क्या हो, एक बॉन्डिंग बने, एक उन दोनों के बीच में कोरिलेशनशिप स्थापित हो, अंतःक्रिया स्थापित हो। इस अंतःक्रिया स्थापित होने के बाद ही शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। अब यह कैसे होगी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग कैसे होगी जी? बॉन्डिंग होने के लिए कई बातों का होना जरूरी है। नंबर एक, शिक्षक को, यानी मैं शिक्षक हूं, मुझे मनोवैज्ञानिक गुण होने मेरे अंदर बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक गुण का मतलब यह है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो ये क्लास बैठी हुई है, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वे सारे स्टूडेंट अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग क्षमताओं वाले हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले हैं। तो मुझे सबके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जब मुझे यह पता हो जाएगा कि अलग अलग बुद्धि वाले लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मैं फिर उसी हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके को लागू करूंगा। जैसे शिक्षण सूत्र पढ़ चुके हैं हम, जैसे शिक्षण के सिद्धांत,
पढ़ चुके हैं हम, जैसे शिक्षण विधियां। तो सवाल जो मैंने शुरू किया था, जो आज की क्लास है शिक्षण विधियां, कि शिक्षण विधियां क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों है, उस सवाल का जवाब ही हम तलाश रहे हैं कि शिक्षण विधियां वह माध्यम है जो एक शिक्षक और उसके विद्यार्थियों के बीच अंतः क्रिया बनाने में सहायता करती है। मतलब क्या हुआ दूसरी भाषा में, कि शिक्षण विधियों के द्वारा एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सफल बना सकता है। बॉन्डिंग स्थापित हो जाएगी ना। शिक्षण विधियां क्या हैं, इस बात का जवाब हमने तलाश लिया। जरूरत क्यों है इसकी? जरूरत इसीलिए है क्योंकि एक क्लास के अंदर जब आप सब अध्यापक बन जाएंगे तो आपको जब एक क्लास पढ़ाने को दी जाएगी तो उस क्लास में सारे बच्चे एक समान बुद्धि के नहीं होंगे। कुछ बच्चे देखकर सीख सकते हैं, कुछ बच्चे लिखकर सीख सकते हैं, कुछ बच्चे खेल कर सीख सकते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बस इसीलिए विधियां हैं। विधियों की जरूरत क्यों? क्योंकि हम हर बुद्धि वाले बच्चे को, हर योग्यता वाले बच्चे को, हर क्षमता वाले बच्चे को सिखा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी बात से, इसी चीज से शुरुआत करते हैं कि ये जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, ये जो अंतः क्रिया है, अंतः क्रिया स्थापित कैसे होगी? हमने देख लिया कि शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए एक अध्यापक और एक विद्यार्थी में अंतः क्रिया होनी चाहिए। बात आती है कि अंतः क्रिया स्थापित कैसे होगी, तो इसके लिए जरूरी होते हैं शिक्षण सूत्र, इसके लिए जरूरी होते हैं शिक्षण के सिद्धांत, और इसके लिए जरूरी होते हैं शिक्षण की विधियां। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां, आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां शिक्षण का वह माध्यम है जो शिक्षण को सफल बनाने में, शिक्षण को रुचिकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ में आई बात आपको, शिक्षण विधियां क्या हैं? तो आप कह सकते हैं शिक्षण विधियां, आप इधर लिख सकते हैं शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया का या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षण को सरल, सफल और रुचिकर बनाने में सहायक हो। सिंपल सी बात है, शिक्षण विधियों का यही काम है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं, एक करके चर्चा करेंगे हम लोग। अब शिक्षा विधि में जो पहली विधि हम पढ़ते हैं, आप उतार लीजिएगा, पहली विधि हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि। खेल आधारित विधियां पहले पढ़ेंगे हम, जो भी खेल आधारित विधियां हैं, मांटेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, और भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक एक विधि को अच्छे से विस्तार से उसकी चर्चा करते हुए पढ़ेंगे।
आप इंट्रोडक्शन उतार लीजिएगा फटाफट कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं और शिक्षण विधियां क्या करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण विधियां शिक्षण को रुचिकर बनाती हैं, शिक्षण को सरल बनाती हैं, शिक्षण को आसान बनाती हैं। इनके द्वारा एक शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, शिक्षण विधियों के द्वारा ही एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी कक्षा को संचालित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप का मतलब क्या हो गया जी? वही बात, अलग अलग योग्यताओं वाले बालकों को एक ही क्लास के भीतर एक ही टॉपिक को कैसे पढ़ाए, ये कौन करेगा? शिक्षण विधि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली विधि उतार लिया सबने? पहली विधि का नाम है किंडरगार्टन विधि। पहली विधि किंडरगार्टन विधि। इस विधि को बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। इस विधि को जो देने वाले थे उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। ये आप केवल इतना लिख लें, इस विधि के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल। और ये जो हैं ये जर्मनी के हैं। कहां के हैं जी? जर्मनी के। बड़ी दुखदाई इनकी कहानी है। दुखदाई कहानी यह है कि जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, पिताजी से इनकी बनती नहीं थी। बहुत छोटी अवस्था में, पूरे 1 वर्ष के भी शायद ये नहीं थे, इनकी माता का देहांत हो गया। पिताजी ने जैसे तैसे पाला, अच्छी स्थिति नहीं थी, तो पिताजी इन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगे। इस बात को लेकर इनके पिताजी के कभी अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए। बहुत छोटी सी एज में ही उन्हें कमाना शुरू कर दिया, आत्मनिष्ठ बन गए, खुद पर डिपेंड बन गए, आत्मनिर्भर बन गए और अपनी बुद्धि के बल पर इन्होंने शादी करी, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी बीवी भी मर गई। एक स्थिति इनके जीवन में ऐसी आई कि ये पागल खाने भी रहकर आए। लेकिन डिप्रेस हर कोई इंसान हो जाता है, लेकिन इंसान वही सफल होता है जो डिप्रेशन से बाहर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। और ये भी ऐसी आए, इन्होंने काम करना शुरू किया बालकों के अध्ययन पे कि बालक शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। ये देखिए, जर्मनी भाषा में गार्टन किंडर 2 शब्द आते हैं, है ना। इनकी विधि को अगर हम समझें तो इनकी विधि को समझने के लिए इनके शब्दों को समझना होगा। और इनके जो 2 शब्द हैं, इसमें एक शब्द आता है किंडर। क्या आता है? किंडर। और दूसरा शब्द आता है गार्टन। क्या आता है? गार्टन। किंडर का मतलब होता है बालक और गार्टन का मतलब होता है बगीचा, या गार्टन को आप गार्डन समझ लें, गार्डन। और गार्डन को क्या बोलते हैं आप? बगीचा। तो ये 2 शब्द क्या बताते हैं? ये दोनों शब्द बताते हैं कि जो ये विधि है, ये विधि एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है कि जिसमें बगीचा
एक पाठशाला के रूप में होगा। उस बगीचे में एक माली होगा जो शिक्षक के रूप में होगा। उस बगीचे में कुछ पौधे होंगे जो बालकों के रूप में होंगे। ये विधि बताती है जिस तरह से एक बगीचे में एक माली अपने पौधों को विकसित करता है, उसी प्रकार से एक अध्यापक अपने विद्यालय में अपने बालकों को विकसित करता है। अब आप तुलना कीजिए, समझिए बात को। यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या माली 24 घंटे पौधों के पास खड़ा रहता है? नहीं। क्या माली 24 घंटे पानी देता रहता है? लो भाई लो, पानी पीते रहो, तुम्हें पानी पीना है? नहीं। माली उनको फ्री छोड़ता है, उनके माहौल में, उनकी प्रकृति में, जैसे वो पलना और बढ़ना चाहे। यही तो मतलब है। लेकिन कभी कभी माली कैंची लेकर उनके कान कतर देता है। जब वो आइट साइड चल रहे होते हैं, जब पौधे का विकास क्षैतिज रूप से विसंगत हो जाता है, कोई इधर को भाग जाता है, तो उसको तुरंत वो कट भी कर देता है। यहां पे टीचर भी क्या काम करता है? यही काम करता है कि फ्री माहौल तो देगा, डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन देगा। वो जो कैंची से काटने वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है वास्तव में? डायरेक्शन, कि तुम्हें सीधा ऊपर जाना है, इसको डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। दो पौधे पास पास हैं, अगर पौधा ऐसे बढ़ेगा तो ना तो ये पौधा पनप पाएगा, ना ये पनप पाएगा, और ना ये पनप पाएगा। तो इसलिए मालिक कतर देता है उनके कान। जो एक्स्ट्रा टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनको काट देता ताकि उसे कहां जाना है? ऊपर। तो आप समझिए इस विधि को। ये विधि क्या कहती है? ये विधि यही कहती है, इस विधि में 3 चीजें हैं: बगीचा, माली, पौधे। इस विधि में बगीचे की तुलना विद्यालय से की गई है, माली की तुलना शिक्षक से की गई है, और पौधे की तुलना बालक से की गई है। यह इस विधि का एक सार है जो इसका नाम पड़ा। ये विधि यही कहती है कि जो विद्यालय होता है वो एक बगीचे के समान होता है, और जो बच्चा होता है वो उसके पौधे के समान होता है। उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे एक पौधे को ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इसमें साफ साफ एक इशारा है, और वो इशारा ये है कि ये विधि कहती है कि प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्र होकर, आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ, खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। यानी इस विधि का जो सारांश है, इस विधि का अगर सारांश हम देखें तो सारांश निकल कर आएगा, यह विधि कहती है, यह विधि कहती है कि प्रत्येक बालक को स्वतंत्र, आनंद, के साथ खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह इस विधि का सारांश है कि प्रत्येक बच्चे को उसके मतलब उस पर दबाव ना हो। आनंद का मतलब यहां पर क्या हो? उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब फ्री,
मन है खेलने का तो खेलने दो, मन नहीं है तो मत खिलाओ। लेकिन शिक्षा खेल, अब यहां पे खेल का मतलब ये नहीं होता क्रिकेट खिलाना है, कबड्डी खिलानी है। खेल का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो शैतानियां हैं, बच्चे की जो नेचुरल जो सहज क्रियाएं हैं, वही तो खेल है। अरे वही तो खेल है। बच्चा खेल खेल में ही तो नमस्ते करना सीखता है। आप एक घर के बच्चे को अपने सामने लाइए, एक उस छोटे बच्चे को अपने सामने रखिएगा, जो एक छोटा बच्चा है जो आपके पांव छू रहा है जाके, बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो क्या उसे पांव छूने की वैल्यू पता है? बताइए आप मुझे। नहीं पता उसे वैल्यू। जिसे वैल्यू पता हो जाती है वो तो छूता ही नहीं। आप भी नहीं छूते होंगे, बताओ छूते हो क्या? किसी बड़े के पांव छूते हो आप? नहीं छूते, क्योंकि आपको वैल्यू पता चल गई ना। लेकिन वो छोटा बच्चा जो था, वो जो छोटा बच्चा था 2 साल का, आप उससे जैसे कहते हो पांव छू ले, तो वो जाएगा पांव छुएगा, और एक के कहोगे और 4 खड़े होंगे, चारों के छुएगा, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं पता ना। वो उसके लिए क्या है? जस्ट खेल, और खेल में वो पांव छूना सीख गया। खेल खेल में सीखना, खेल खेल में सीखने का मतलब ऐसा नहीं है क्रिकेट खिलाओ, खो खो खिलाओ तब वो सीखेगा, ना 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 ना। जो उसकी सहज क्रियाएं हैं, जो वो अनुकरण के द्वारा कर सके, वो गाकर सीख सकता है, गाकर सिखाओ। वो चलकर सीख सकता है, चलकर सिखाओ। वो डमी के माध्यम से सीख सकता है, डमी के माध्यम से सिखाओ। वो गेंद के माध्यम से सीख सकता है, गेंद के माध्यम से सिखाओ। जो भी उसकी सहज क्रियाएं हैं, सहज क्रियाएं जो वो बिना बाध्यता के करे, कोई बाउंडेशन ना हो, ये विधि यही कह रही है। ये क्या, जितनी भी खेल विधि होंगी, मारिया मोंटेसरी को पढ़ेंगे अभी हम आगे, मोंटेसरी भी यही है, प्ले स्कूल जो कॉन्सेप्ट है वही है। लेकिन अब प्ले स्कूल क्या, वो पैसा वैसा कमाने के लिए बहुत हाई फाई बना देते हैं उस तरह से, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? यही कि बच्चे को उसकी सहज क्रियाओं के आधार पर सिखाना चाहिए, जो वो कर सके बिना बाध्यता के। क्योंकि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर उस बच्चे का, जिसका हम उदाहरण ले रहे हैं पांव छूने वाले का, अगर उसका मन नहीं है तो आप पांव से छुड़वा नहीं सकते किसी के, ये भी बात है। आज अगर उसका मूड नहीं है किसी के पांव छूने का, या वो रो रहा है, वो चिड़चिड़ी अवस्था में है, वो सोकर उठा है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे मान लीजिए वो रो रहा है, तो आप उससे कहो जब पांव छूलेगा? नहीं छुएगा भाई। खेल में नहीं है, खेल में आएगा पांव छुएगा, क्योंकि पांव छूना उसके लिए क्या है? खेल। वैल्यूज आपके लिए होंगी, उसके लिए वैल्यूज नहीं। तो यहां खेल का मतलब आप ये समझो। बात समझ में आ रही है आपको? उतार लिया आपने? उतार लिया। ये जो शिक्षा विधि है ये 4 से 8 वर्षों के लिए है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं वो हम लिख लेते हैं एक एक करके, तो हेडिंग डाल सकते हैं आप, आगे बना सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, किंडरगार्टन विधि की के विषय में सामान्य जानकारी। किंडरगार्टन विधि के विषय में सामान्य जानकारी। इसमें पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखेंगे कि पहला पॉइंट, जो बालक होगा इस विधि में, या ये विधि किस एज ग्रुप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4 से 8 वर्ष। चार से 8 वर्ष के बालकों के लिए यह विधि इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, अनिवार्य है। चलिए दूसरा पॉइंट है, इस विधि में खेल, आनंद और स्वतंत्रता के आधार पर शिक्षा दी जाती है।
अभी जस्ट चर्चा की, खेल, आनंद और स्वतंत्रता के आधार पर इसमें क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। और समझिएगा इस विधि में, इसको और एक्सप्लेन करेंगे यहीं से आगे चलते हुए। इस विधि में बालक को डांटा या फटकारा नहीं जाता। क्योंकि अगर डांट कर और फटकार कर आप काम कराएंगे तो फिर वो आनंद और स्वतंत्रता कहां, फिर तो बाध्यता हो गई, तो बच्चा कैसे काम करेगा। इस विधि में विद्यार्थी जो है वो खुद स्वयं, बालक स्वयं क्रिया करता है। वही वाली बात जो मैंने जस्ट आपको समझाई, पौधा जो है माली उसे खींच के बढ़ा देगा क्या, माली उसे खींच के बढ़ा देगा, रस्सी से खींच देगा पौधे को। पौधे को स्वतंत्र, पौधे से क्यों तुलना की गई बालक की, पौधा स्वतः बढ़ता है, पौधा अपनी विकास के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, बस माली उसका संरक्षक है। माली क्या है, उसका संरक्षक। माली को गलत नहीं जान देना है। वैसे ही बालक होते हैं, बालक स्वतः जब क्रिया करेगा ना तो ज्यादा सीखेगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, एक बालक होता है जिसे हम हमेशा प्रयास करते हैं कि भाई 1 2 3 सीख जा, नहीं सीखता। ABCD सीख जा, नहीं सीखता। लेकिन एक छोटा बच्चा हमेशा बॉडी के पार्ट्स बहुत जल्दी सीख जाता है। आप नोटिस करना इस चीज को। 1 2 3 से पहले तुम लोगों ने भी यही किया होगा बचपन में अपने। सबसे पहले तुमने अगर ओरल तैयार किया होगा तो पार्ट्स ऑफ बॉडी तैयार किए होंगे। कैसे पता है? नोजी, ईयर, हेयर, टीथ, दांत दिखा देगा, टीथ, फिंगर दिखा देगा ऐसे। बालक छोटा क्या है ये? क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, छू रहा है, महसूस कर रहा है, क्रिया कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है। ऐसी गिनती सीखेगा तो 1 2 3 ऐसे करेगा, क्रिया कर रहा है। तो यही विधि कह रही है, विधि यही कह रही है कि जब ही बच्चा अच्छा सीखेगा जब वह स्वयं क्रिया करेगा। इसलिए यह विधि बालक से क्रिया कराने पर क्या देती है? जोर देती है। दूसरा, इस विधि में गीत और उपहारों का भी जिक्र मिलता है, यानी ये विधि बालक में गीतों द्वारा और खेल द्वारा शिक्षा जिसको क्या कहेंगे जी? खेल गीत। खेल गीत द्वारा शिक्षा, ये शब्द याद कर लीजिएगा। खेल गीत द्वारा शिक्षा फ्रोबेल ने दिया था। फ्रोबेल की एक बात है ये, है ना। ये तो यहां तक कहते हैं जो ये आजकल सहायिकाएं होती हैं, आया जिसे कहते हैं आया, ये भी सब फ्रोबेल की देन है कि बच्चों के लिए एक आया होनी चाहिए, सहायिका, जो उसको ये गीत और खेल पर ध्यान केंद्रित कराए, है ना। इसके अलावा बालकों को उपहार भी देने चाहिए। और इन उपहारों को चूंकि फ्रोबेल ने नाम दिया था इसलिए फ्रोबेल उपहार कहा जाता है।
फ्रोवेल उपहार, फ्रोवेल उपहार भी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसमें बच्चे की जो कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति के विकास पर भी बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसकी एक विशेषता बना देंगे आप। इस विधि में बालक की कल्पना शक्ति के विकास पर बल दिया जाता है। उतार लें फटाफट सारी चीजें, उतार लीजिएगा आप इसको। इस विधि में पहले पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये वाला लाइन भी, है ना। तो ये ध्यान कर लीजिएगा, किंडरगार्टन विधि में पहले बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं और उसके बाद लिखना सिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे लिखना सिखाते हैं। तो इसका जो सार है वो यही है जो मैंने आपको बताया। सब कुछ आपने लिख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन इस भाषा में कभी नहीं आएगा। इसलिए जब भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं तो आप उसको बहुत धैर्य से, शांति से समझा कीजिए। ये जो विधि है साफ साफ यही कहती है कि एक बालक को एक अध्यापक के द्वारा इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे एक माली अपने बगीचे के पौधों को करता है। पौधा जितना नाजुक होता है उतना ही नाजुक अवस्था में वो बालक भी होता है। अधिक ताप, अधिक दाब, दाब मतलब हवाएं तेज चलना, अधिक ताप, अधिक दाब, अधिक जल, हर चीज पौधे को नुकसान देती है। यानी पौधे के विकास के लिए बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। वैसे ही एक अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक को भी अपने छात्रों, अपने बालिकाओं, अपने बालकों के विकास के लिए बड़ा बैलेंस काम करना चाहिए। डांट नहीं सकता, दबाव नहीं दे सकता। आजादी देनी है लेकिन कितनी, यह भी सवाल उठेगा ना। भाई हमने स्वतंत्रता दे दी, आनंद दे दिया, या गिफ्ट दे, टॉफी दे दिया आपने, अब वो आ रहा है बच्चा रोज टॉफी मांग रहा है, तो टॉफी नहीं दे रहा तो काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आप इनके प्ले स्कूल है, बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई हैं, ABCD के डमी पड़े हुए हैं। आपने बच्चे से कहा कि ये उठा के लाओ, बोला पहले मैम लॉलीपॉप दे दो। मैम ने दे दिया लॉलीपॉप, लो, वो उठा लाया। ये मैडम ने कहा बी उठा के लाओ, मैडम लॉलीपॉप दे दो। कहां तक मैडम लॉलीपॉप देंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? तो स्वतंत्रता देनी है, आनंद भी देना है, दबाव भी डालना है, बड़ा बैलेंस काम करना है। और ये बैलेंस तभी संभव है जब आप उससे ज्यादा क्रिया करें। आप ये मत कहो कि बॉल उठा के ला, आप तो उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए कि वो खुद सृजनात्मकता को बढ़ाइए, ताकि वो खुद ए की ओर अट्रैक्ट हो, बी की ओर अट्रैक्ट हो। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा। और इस विधि में आप कैसा करेंगे?
इस विधि, यह विधि यही बताती है कि आप बालक को ABCD अगर सिखाएं तो उसे बिना बाध्यता के सिखाएं, खेल खेल में सिखाएं। ठीक है, तो विधियों वाला टॉपिक शुरू हो गया है आज से। कल आगे की जो विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। चलिए कल मिलते हैं।